Hello, everyone. So, welcome to this discussion session for the JEE Main 2023, 25th January paper for the evening shift. Okay, so let us start with the chemistry section. Okay, so the first question in front of us is there are four statements, and we have to identify the correct ones out of them. So first is ammonium salts produce haze in the atmosphere. So that is correct. Next, ozone gets produced when atmospheric oxygen uh, reacts with chlorine radicals. Now that is incorrect. Since ozone is formed when atmospheric oxygen reacts with the atomic oxygen. So this part is incorrect. Then polychlorinated biphenyls act as cleansing solvents. This is correct. This is a true fact. And a blue baby syndrome occurs due to the presence of excess of sulfate ions in water. That is incorrect. So only two statements are correct out of all these. Therefore, A and C statements are correct. Therefore, option number 3 is the correct answer. Moving on to the next question. You have to identify A, which is the major product formed in the given reaction. तो हमें एक एल्डिहाइड और एक हाइड्रोक्सी एसिड दिया है. तो इसमें रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगा, तो इसका मैकेनिज्म करके प्रोसीड करते हैं, तो उससे आंसर हमें पता चल जाएगा. तो हमें कुछ इस टाइप का एक एल्डिहाइड दे रखा है. तो एल्डिहाइड जो है वो सबसे पहले प्रोटोनेट होगा. इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, सिंस इट इज न्यूक्लियोफिलिक, तो ये H+ जो एक इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक कर सकता है. तो हमें प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड मिल जाएगा विच इज हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट. So we will get something like this. राइट, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट है. एंड अगर हम साथ में देखें तो हमें एक हाइड्रोक्सी एसिड दे रखा है, ये वाला. और इसमें जो ऑक्सीजन है OH का, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक. सो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट पे अटैक कर सकता है. तो इसको इसी तरीके से फिर प्रोसीड करेंगे. राइट, तो इसमें ये OH लगा हुआ है. राइट, जस्ट एक बार स्ट्रक्चर कंफर्म कर ले. और यहाँ पे COH लगा हुआ है. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ये इस तरीके से अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी. ओके, तो अब देखते हैं क्या बनता है. तो ये तो OH में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, एंड ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया. राइट, एंड ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो इस पे पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट कैन लूज दिस H+ इन द फॉर्म ऑफ H+. तो वो स्टेप भी साथ में ही कर लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर दो स्टेप्स हो जाएंगे. तो ये H+ भी लूज कर देगा. ठीक है, तो ये जो है ये इस तरीके से ये COOH से अटैच्ड है, और ये इस तरीके से दो मिथाइल ग्रुप से भी अटैच्ड है. ना मीडियम अभी भी एसिडिक है. राइट, तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगा. यहाँ पे अब हमें नजर आ रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है. मीडियम एसिडिक है, तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या ना कर. अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन सकती है.
अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन हो जाए तो, राइट. सो दैट रिएक्शन विल अकर सिंस द मीडियम इज एसिडिक. सो इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन. ठीक है. तो उस केस में एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी. ठीक है. ये वाला पार्ट जो है वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, जो टर्शरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप है. देन ये ऑक्सीजन जो है ये डबली बॉन्डेड, जो डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन है उससे अटैच होगा. राइट, इस तरीके से. एंड उसके बाद ये ऑक्सीजन इधर भी है और ये इधर भी है. राइट. सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट. ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है. राइट. और ये अगर हम क्लियरली देखें ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस. क्लियरली मैच कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर 4. ओके. तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट इज butylated hydroxyanisole when added to butter increase its shelf life. ये assertion दे रखा है. And butylated hydroxyanisole is more reactive towards oxygen than food. ये उसका रीजन दे रखा है. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ए एंड आर करेक्ट है कि नहीं, एंड इफ आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट. ओके. सो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनासोल काफी ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है, एंड इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन. एंड ये बिल्कुल सही बात है कि वो फूड के साथ, फूड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन से ज्यादा रिएक्ट करता है. एंड इसी वजह से उसको बटर में ऐड करा जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाती है तो इसलिए फिर खाना जो है वो जल्दी डिटीरियोरेट हो जाता है. तो इसलिए उसमें एक तरीके से एक एंटीऑक्सीडेंट टाइप चीज हम डाल रहे हैं. राइट. सो दिस इज करेक्ट. सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Okay. Next, which of the following represents the correct order of metallic character of the given elements? तो ये तो सिंपल रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है. यहाँ पे हमें पता है पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो सबसे आगे होना चाहिए. तो इसका मतलब ऑप्शन 1 और 3 तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाते हैं. देन मैग्नीशियम दोनों ऑप्शंस में दे रखा है यहाँ पे. देन बेरिलियम सिलिकन में, बेरिलियम ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव, सिलिकन तो मेटलॉइड है. तो बेरिलियम का मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली ज्यादा होगा, सिलिकन इज अ मेटलॉइड. So clearly option number 2 is the correct answer. Next, dipole moment is a vector quantity and by convention it is depicted by a small arrow with a tail on the negative center and head pointing towards the positive center. Now this is incorrect. ये गलत है because अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है एरो की डायरेक्शन, एंड जो टेल है वो पॉजिटिव एंड पे होता है. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है. राइट. एंड द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डायपोल मोमेंट सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल. ये बात सही है कि वो शिफ्ट ऑफ द चार्जेस को डिपिक्ट करता है. राइट. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके. ऑल राइट. नेक्स्ट. नेक्स्ट हमें दे रखे हैं फर्स्ट लिस्ट में कुछ कैटलिस्ट दे रखे हैं, जैसे कोबाल्ट कैटलिस्ट है एंड निकल कैटलिस्ट है. उसके अलावा सिन गैस दे रखा है, ब्राइन सॉल्यूशन दे रखा है. एंड हमें मैच करना है इसको लिस्ट 2 से, जिसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स या चीजों की प्रोडक्शन के बारे में बात करी हुई है. जैसे H2 और Cl2 की जो प्रोडक्शन है तो वो क्लियरली ब्राइन सॉल्यूशन से ही होती है, बिकॉज ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो NaCl का सॉल्यूशन होता है. तो उसमें Cl2 गैस जो है वो एनोड पे बनती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनती है. तो D जो है वो 1 के साथ मैच करना चाहिए. एंड इस लॉजिक से अगर आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो ऑलरेडी मैच नहीं कर रहा है. देन उसके अलावा कोबाल्ट कैटलिस्ट जो है वो मिथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है. राइट. तो इस लॉजिक से अगेन A का 4 हो गया. राइट. A का 2 पॉसिबल नहीं है.
राइट, फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देन बी इज सिन गैस। अब जो सिन गैस है वो ऑब्वियसली कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में यूज होती है। एंड जो वाटर गैस जिसको अगेन सिन गैस भी बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन में निकल कैटलिस्ट यूज होता है, राइट। तो ये इसीलिए ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया एंड डी का 1 हो गया। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, next, a chloride salt solution acidified with dilute HNO3 gives a curdy white precipitate A on addition of AgNO3। तो अगर Cl माइनस का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है और वो AgNO3 के बेसिकली एडिशन पे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो क्लियरली AgCl का प्रेसिपिटेट होगा, राइट। AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है तो कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। एंड इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया के सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो इट बिकम्स सॉल्युबल, इट इज सॉल्युबल, बिकम्स अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, या अमोनिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, राइट। तो जो कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट की बात करी है, दैट इज ए, तो वो तो AgCl हो गया। एंड ऑन एडिशन ऑफ AgNO3, सॉरी, ये ए प्रेसिपिटेट बन रहा है, देन ए ऑन ट्रीटमेंट विद NH4OH गिव्स अ क्लियर सॉल्यूशन बी। तो जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसलिए क्लियर सॉल्यूशन है। तो हमें बताना है ए और बी क्या है, तो वो हमने जैसे बात करी ली है यहाँ पे कि ए जो है वो AgCl होगा और बी जो है वो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। और क्लियरली जो मैच कर रहा है ऑप्शन, वो ऑप्शन 2 ही है। ओके, नेक्स्ट। So isomeric deuterated bromide with molecular formula C4H8DBr having two chiral carbon atoms. So two chiral carbon atoms having total 4 carbons. In total अगर 4 कार्बन्स हैं, राइट, तो 4 कार्बन की चेन ले सकते हैं और 3 कार्बन की चेन लेके एक ऐसे साइड चेन भी लगा सकते हैं। बट इसमें 2 chiral carbons जो है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, तो इसको हम क्लियरली हटा सकते हैं, राइट। तो अगर C4H8DBr है तो एक ड्यूटीरियम लगाना है, तो लेटेस्ट से वो यहाँ लगा देते हैं, और एक ब्रोमीन लगाना है तो वो यहाँ लगा देते हैं। इससे हमें नजर आ रहा है कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों कायरल हो गए हैं, राइट। तो यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमीन एंड थर्ड पोजिशन पे ड्यूटीरियम, सो 2 ब्रोमो 3 ड्यूटीरो ब्यूटेन, राइट। So option number 1 is the correct answer. Okay. Which one among the following metals is the weakest reducing agent? तो ये हम अगेन इनकी रिएक्टिविटी से चेक कर सकते हैं और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी चेक कर सकते हैं, राइट। एंड क्लियरली सोडियम जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सोडियम जो है इन सब में से वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, देन व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास दे रखा है, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन एंड 250 ml ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन अगेन, ठीक है। तो हमें 2 सॉल्यूशन बनाने इथाइलिन ग्लाइकॉल के, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो सॉल्यूशन वन के अंदर हमें क्या करना है, हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल का लेटर से W1 मास लिया है, तो W1 ग्राम्स अगर जैसे बोल देते हैं, तो उसके मोल्स जो है उसका मोलर मास हमें गिवन है 62। तो W1/62 जो है उसके मोल्स हो जाएंगे, राइट। और हमें टोटल 500 ग्राम्स का सॉल्यूशन बनाना है जो कि 0.25 मोलर होना चाहिए, राइट। तो मोलालिटी हमें ऑलरेडी पता है 0.25 है, तो मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है W1/62 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है
दैट विल बी 500 माइनस W1, क्योंकि वो मास ऑफ सॉल्यूट है, अपॉन 1000, तो ये इनटू 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट। तो दिस इज इक्वेशन 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। राइट, एंड 0.25 मोलल सॉल्यूशन ही हमें बनाना है सॉल्यूशन 2 के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन 2 के लिए अगर हमें 0.25 मोलल बनाना है, तो लेट अस से उसके लिए W2 ग्राम्स ले लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो W2 ग्राम्स अगर लेंगे तो W2/62 मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाए, राइट। तो W2/62, W2/62 अपॉन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बोला है। तो अगेन वही 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, तो 250 ग्राम्स ही हो गया, बिकॉज डेंसिटी तो 1 ही रहेगी। So 250 minus W2 into 1000 अगेन, तो ये हो गई इक्वेशन 2, राइट। तो इनको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, W1/W2 जो है हमें रेशो यहाँ पर निकालना है, एंड जो रेशो आ जाएगा यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी 2:1, राइट। इन दोनों इक्वेशन से जो रेशो आता है W1/W2 comes out to be 2/1, राइट। सो 2:1 इज द आंसर, जो कि हमें रेशो निकालना था। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसमें डाइक्रोमेट आयन के अंदर क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एंड उससे जनरली जो उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 में रिड्यूस हो जाता है, राइट। सो जो चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रोमियम के लिए, दैट इज फ्रॉम +6 टू +3। सो ऑप्शन 2 इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सचर टू ड्राइव द एयर आउट ऑफ इट। नाउ दिस इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। जो रोटेटिंग पैडल होता है वो जो मिक्सचर है, ताकि वो सेटल डाउन ना हो जाए, इसीलिए बार बार जो है वो एजिटेट करता रहता है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। देन आयरन पाराइड्स आर जनरली अवॉइडेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। नाउ दिस इज करेक्ट। आयरन पाराइट एक सल्फाइड ओर है, तो इसीलिए एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से उसको हम अवॉइड करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो इसीलिए ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason are. Alkali metals and their salts impart characteristic color to reducing flame. ये इनकरेक्ट है। रिड्यूसिंग फ्लेम जो है उसको इम्पार्ट नहीं करते ये कलर, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को करते हैं, राइट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग होता तो करेक्ट होता, बट यहाँ पे रिड्यूसिंग लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। Then reason is alkali metals can be detected using flame tests. ये correct है। तो R is correct but A is not correct. तो third option is the correct answer. Okay. Next. अगेन हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इस बार लिस्ट 1 में नेम ऑफ पॉलीमर दे रखा है, एंड लिस्ट 2 में उसी पॉलीमर से रिलेटेड यूजेस दे रखे हैं। देन फर्स्ट जो है इसके अंदर पॉलीमर ग्लिप्टल दे रखा है। तो ग्लिप्टल जो है वो पेंट्स एंड लैकर्स के लिए यूज होता है, वेरी फेमस पॉलीमर। तो ए जो है वो थर्ड से मैच करना चाहिए। एवरी ऑप्शन हैज ए रिलेटेड टू 3, है ना। तो वो तो देखो नजर आ रहा है, उससे एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी ऑप्शन को अभी। देन नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है वो रबर बनाने के लिए यूज होता है। तो गैस्केट्स में जो है रबर मटेरियल्स यूज होते हैं, तो इसलिए बी जो है वो 4 से मैच करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो इस हिसाब से जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है।
देन उसके बाद एक्रेलिन जो है वो सिंथेटिक वूल के लिए यूज होता है। सिंथेटिक वूल बनाने के लिए एक्रेलिन या ऑरलॉन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सी जो है वो सेकंड से मैच कर रहा है, एंड एलडीपी जो है वो फ्लेक्सिबल पाइप्स के लिए बिल्कुल यूज होता ही है। तो डी जो है वो वन से मैच करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो टोटली आप एनसीईआरटी को अगर रेफर करोगे तो वहां पे ये यूजेस आपको मिल जाएंगे एवरी ईच एंड एवरी पॉलीमर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। और यहाँ पे एक अल्कोहल दे रखा है, साइक्लिक अल्कोहल दे रखा है, एंड साथ में H2SO4 विद हीट दे रखा है। तो एलिमिनेशन करनी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है। तो मैकेनिज्म करके इसका आंसर निकालते हैं। तो हमें इस टाइप का एक साइक्लिक अल्कोहल दे रखा है। तो इसमें जो सोर्स ऑफ H+ है वो H2SO4 है, राइट। इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो पहले प्रोटोनेट होगा। ठीक है, OH विल गेट प्रोटोनेटेड एंड विल गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एंड देन वाटर विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड वी विल गेट कार्बोकटायन, हमें कार्बोकटायन मिलेगा। ठीक है, ये वाला कार्बोकटायन हमें सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद कार्बोकटायन जो है इट कैन शो रीअरेंजमेंट। तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर सकता है। तो उससे जो है ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये इधर आ जाएगा, राइट। तो इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें हम, तो ये मिथाइल ग्रुप इधर आ गया, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। देन उसके अलावा यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप रह जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड टूट गया है तो पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर कोई रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। दिस इज हाईली स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकटायन, राइट। तो इट विल लूज H+ फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन, एंड स्टेटस प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, राइट। मोस्ट स्टेबल, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is the major product, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड अगर हम मैच करके देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उससे क्लियरली मैच कर रहा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोपेनमीन एंड मिथाइलमीन आइसोमेरिक पेयर्स दे रखे हैं बेसिकली। देन हेक्सेन 2 ओन एंड हेक्सेन 3 ओन, इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेन आइमाइन, ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। एंड लिस्ट 2 में दे रखा है कि कौन से टाइप ऑफ आइसोमर है। तो हमें बेसिकली आइसोमेरिक पेयर्स को मैच करना है कि वो किस टाइप के आइसोमर्स हैं। तो उनको एक एक करके बनाते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप के आइसोमर हैं। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोपेनमीन एंड एन मिथाइल इथेनमीन। तो जो प्रोपेनमीन है वो इस टाइप का होगा, एंड एन मिथाइल इथेनमीन जो है वो इस टाइप का होगा, राइट। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये 1 डिग्री अमीन है। ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये 2 डिग्री अमीन है, राइट। और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन जो होते हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेक्सेन 2 ओन एंड हेक्सेन 3 ओन। तो हेक्सेन 2 ओन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन इसमें ज्यादा बन गया। अब ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड जो है हेक्सेन 2 ओन में सेकंड कार्बन पे होगा। फिर यहाँ पे थर्ड कार्बन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो ये कीटोन ग्रुप है इसके अक्रॉस एल्काइल ग्रुप्स चेंज कर गए हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ मिथाइल था और यहाँ पर एन-ब्यूटाइल था, है ना, और यहाँ पर इथाइल है और एन प्रोपाइल है। तो एल्काइल ग्रुप्स जब अक्रॉस और फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं, राइट, तो उस टाइम पर उसको उस टाइप के आइसोमर्स को हम मेटामर्स बोलते हैं। when there is different alkylation across a functional group। ठीक है, तो ये मेटामर्स हो गए। देन इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेन आइमाइन। तो इथेनामाइड जो है वो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एंड हाइड्रोक्सी इथेन आइमाइन। तो CH3CH डबल बॉन्ड NH, राइट, एंड OH। ये हाइड्रोक्सी इथेन आइमाइन हो गया। तो इनको हमें साथ में चेक करना। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये टॉटोमराइज करेंगे कीटो को, अमाइड को, तो ये हाइड्रोक्सी आइमाइन बन जाएगा, राइट। सो ये टॉटोमर्स हो गए। ठीक है, देन ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। ये तो क्लियरली नाम से भी पता चल रहा है कि पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, एक बार फिर भी बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज ओ नाइट्रोफिनॉल और ये हो गया पी नाइट्रोफिनॉल, राइट। तो ये दोनों हो गए पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है ना, तो क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमने यहाँ पर मैचिंग करी है, फर्स्ट का जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स है, यानी कि थर्ड के साथ मैचिंग हो रही है ना, ए की थर्ड के साथ मैचिंग हो रही है। फिर हेक्सेन 2 ओन हेक्सेन 3 ओन जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहे हैं। ठीक है, ए का 3 बी का 1 होना चाहिए। देन ये दोनों टॉटोमर्स बोले हैं तो सी का 4 हो गया, है ना, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर बोले हैं तो डी का 2 हो गया, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन assertion दे रखा है कार्बन फॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड CO and CO2। CO is neutral whereas CO2 is acidic in nature। Yes, this assertion is correct। CO2 can combine with water in a limited way to form carbonic acid। Yes, this is correct। ये weak acid होता है। तो and while CO is sparingly soluble in water।
यस, ये भी करेक्ट है, और ये रीजन आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। सो इसीलिए ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अमीन्स दे रखे हैं, एनिलीन, इथेनामीन, एन इथाइल इथेनामीन एंड एन एन डाई इथाइल इथेनामीन, राइट। और इनकी पीकेवी वैल्यूज दे रखी हैं। तो अगर हम इनको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगा देंगे तो हमें पीकेवी वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। तो अगर यहाँ पर इथेनामीन और उसके यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे इथेनामीन दे रखा है C2H5NH2, ठीक है। देन उसके बाद एन इथाइल इथेनामीन, तो ये C2H5 होल ट्वाइस NH हो जाएगा, डाइथाइलामीन जिसको बोल सकते हैं। देन एन एन डाई इथाइल इथेनामीन, तो ट्राई इथाइलामीन हो गया इफेक्टिवली, तो ये टर्शरी अमीन हो गया C2H5 होल थ्राइस N, राइट। तो हमें इनको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में पहले लगाना है। ये एलिफैटिक वाले अमीन्स पहले हमने लिख लिए हैं। तो हमें ये पता है एक्सपेरिमेंटली कि 2 डिग्री अमीन जो है सबसे आगे आता है, फिर उसके बाद 3 डिग्री अमीन आता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री अमीन आता है, राइट। एंड जो एरोमेटिक अमीन है विच इज एनिलीन हियर, द फोर्थ अमीन, राइट, तो वो तो सबसे पीछे आएगा बिकॉज इट इज लीस्ट बेसिक। तो ये हमने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दिया, राइट। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ये है, तो जो ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू है वो उल्टा हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ केबी वैल्यू यही रहेगा, तो पीकेवी इज नेगेटिव लॉग ऑफ केबी, तो वो उल्टा हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। दिस इज ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू, है ना। तो सबसे ज्यादा पीकेवी वैल्यू हमें जो गिवन है वो है, जस्ट अ सेकेंड, सबसे ज्यादा पीकेवी वैल्यू हमें 9.38 गिवन है, तो वो एनिलीन की होगी, 9.38 इसकी होगी, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पीकेवी वैल्यू उससे छोटी है वो 3.29 है, तो वो इथेनमीन की होगी, 3.29। देन उसके बाद ट्राइथाइलमीन या एन एन डाई इथाइल इथेनमीन जो है उसकी नेक्स्ट होगी विच इज 3.25। और जो डाइथाइलमीन है या एन इथाइल इथेनमीन है उसकी सबसे कम होगी, 3। ओके, सो ये पी के भी वैल्यूज होंगी। तो सबसे कम जो है वो एन इथाइल इथेनमीन या डाइथाइलमीन की होगी, ठीक है। तो इसकी सबसे कम होगी, ये सी जो है वो 2 से मैच करना चाहिए, राइट। तो ये वाले ऑप्शंस ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गए। देन उसके बाद नेक्स्ट 3 डिग्री वाला है जिसकी 3.25 से मैच करनी चाहिए, तो D1 से मैच करना चाहिए, राइट। C2 से एंड D1 से मैच करना चाहिए। उसके बाद जो A है वो 3 से मैच करना चाहिए, B जो है वो 4 से मैच करना चाहिए, राइट। तो क्लियरली ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है इस हिसाब से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अगेन मैच करना है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी दे रखी है लिस्ट 1 में, और वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन नैनोमीटर जो है
वो दे रखा है लिस्ट 2 के अंदर, राइट। तो हमें दे रखा है हर केस में कोबाल्ट और एक जगह कॉपर 2+ दे रखा है, ठीक है। और उसके अलावा हमें डिफरेंट लीगेंड्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग है उस पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है अ, वो वही फोटोन के फॉर्म में रिलीज हो सकती है। तो एच सी बाय लैम्डा जो फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा तो वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। तो लैम्डा एब्जॉर्ब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये हमें एक जनरल आइडिया है इस बात का। एंड जो डेल्टा ओ विच इज क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग, राइट, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा होगी ई एब्जॉर्ब्ड, राइट। सो ई एब्जॉर्ब्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग अब किस चीज पर डिपेंड करेगी कि स्प्लिटिंग कितनी ज्यादा हो रही है, और ये डिपेंड कर सकता है लीगेंड पे। तो लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, जैसे CN- जो है काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो सबसे ज्यादा होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब जो है वो सबसे कम होगी, राइट। तो सी की जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड है वो सबसे कम होने वाली है। तो वेवलेंथ का ही ऑर्डर लिख लेते हैं यहीं पे डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो बी, बी में अमोनिया है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट के। तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अमोनिया की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नेक्स्ट नंबर पे आएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी सेकंड मोस्ट एब्जॉर्ब्ड होगी, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड उसकी सेकंड नंबर पे आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है अगर हमें नजर आ रहा है एक अमोनिया कम करके एक Cl जो कि वीक फील्ड लिगेंड है वो आ गया, तो इसका फिर नेक्स्ट हो जाएगा, बिकॉज एक अमोनिया का लिगेंड कम कर दिया तो क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, राइट। और क्लियरली वाटर जो है वो तो वीक फील्ड लिगेंड होता ही है, तो वो सबसे कम क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग उसके अंदर होगी, एंड सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड है तो अकॉर्डिंगली उसके उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी जो है उसकी मैच करनी चाहिए 310। देन जो नेक्स्ट हायर है वो बी की है, बी की मैच करनी चाहिए 2 से। देन ए की मैच करनी चाहिए 3 से, एंड देन डी की मैच करनी चाहिए 4 से, राइट। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर, A3, B2, C1 and D4। Next, when the hydrogen ion concentration, which is H plus की concentration changes by a factor of 1000, the value of pH of the solution increases या decreases by how many units, यही बताना है हमें, ऑप्शंस हमें नजर आ ही रहे हैं, राइट। तो 1000 के फैक्टर से अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रही है तो जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगी वो जो पीएच चेंज करेगा वो 3 यूनिट से चेंज करेगा, सिंस पीएच जो है वो लोगैरिथमिक स्केल पर कैलकुलेट होता है, राइट। तो 1000 के फैक्टर से अगर चेंज कर रही है कॉन्सेंट्रेशन तो पीएच जो है वो 3 से डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये हमारा एमसीक्यू सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यूमेरिकल सेक्शन। ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 टू 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे रखे हैं, और हमें बताना है कितने मोल्स ऑफ AgCl जो है वो निकल कर आएंगे टोटल इन सारे कंपाउंड्स के मिला के। तो जितने Cl- फ्री होंगे उतने ही AgCl के मोल्स जो है वो बन पाएंगे।
और Cl माइनस फ्री उतने होंगे जितने आयनाइजेशन स्फीयर में Cl माइनस अवेलेबल है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते या Cl माइनस, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये 2 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, एक Cl जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर में है, तो यहाँ से 1 मोल AgCl मिल पाएगा। यहाँ पे हमें 2 Cl नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 मोल्स मिल पाएंगे। यहाँ पर एक भी मोल नहीं है, तो यहाँ से 0 मोल्स मिल पाएंगे। यहाँ पर 2 Cl नजर आ रहे हैं, तो 2 मिल पाएंगे। तो टोटल 2 + 1 + 2 + 0, सो आंसर इज 5। So 5 is your correct answer. ठीक है। Next, number of incorrect statement from the following is or are. So water vapors are adsorbed by anhydrous calcium chloride. Now this is incorrect because water vapor जो है वो absorb होते हैं, adsorb नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर का पार्ट हो गया क्योंकि ये इनकरेक्ट है। Then there is a decrease in surface energy during adsorption. This is correct क्योंकि surface molecules जो हैं वो बल्क जिस चीज पर कुछ एडजॉर्ब हो रहा है तो उसके सरफेस पे एक लेयर क्रिएट हो रही है, तो सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। Then as the adsorption proceeds, delta H becomes more and more negative. This is incorrect. Delta H जो है enthalpy of the reaction that is defined per mole। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो धीरे धीरे और रिलीज होती जाएगी, बट डेल्टा एच जो है वो किसी भी रिएक्शन या प्रोसेस के लिए फिक्स्ड होती है, राइट। देन एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो ये तो करेक्ट है, डेल्टा एस नेगेटिव होता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है, सो 2 इज योर फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पर 5 जो है वो फाइनल आंसर है, यहाँ पे 2 जो है दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो जितने भी एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है, तो सारे के सारे p ऑर्बिटल्स जो हैं वो अलोंग द एक्सिस ही होते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स हो गए। देन उसके अलावा d ऑर्बिटल्स के अंदर dz² और dx² - y² जो है वो दोनों एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, बाकी ये जो तीन है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस नहीं होती है। ठीक है, तो टोटल 3 p ऑर्बिटल्स हो गए और 2 जो है वो d ऑर्बिटल्स हो गए, तो 5 इज योर आंसर। नेक्स्ट, a first order reaction has a rate constant k is equal to 4.6 into 10 to the power -3 per second. Number of correct statements from the following is or are. तो लॉग वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो के वैल्यू से हम पहले तो हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ के बारे में भी दे रखा है, 500 सेकेंड्स है कि नहीं है ये भी चेक करना है। ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट होगा 1000 सेकेंड्स में, ये गलत है बिकॉज एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये हमें नजर आ रहा है यूनिट से भी और ये गिवन भी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इनफाइनाइट टाइम लगता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन हैज एन हाफ लाइफ ऑफ 500 सेकेंड्स। ठीक है, ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार कि हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो है दैट इज 0.693/k, और यहाँ पर जो k की वैल्यू दे रखी है दैट इज 4.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.693 डिवाइडेड बाय 4.6 तो इंटू 10⁻³ जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये रफली जो है ये 150.65 सेकेंड्स के आसपास आता है। तो 500 सेकेंड्स तो ये डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया, राइट। देन उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, तो टी 10% जो है वो कितना होगा, 2.303 टाइम्स बाय के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 10% अगर कंप्लीट हो गया तो 90% रह गया होगा, सो 0.9 A0।
राइट, दिस इज इक्वेशन 1 एंड टी 90%, तो उस टाइम पे 2.303 बाय के, ये हमें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एंड उस टाइम पर 10% रिएक्टेंट रह जाएगा, तो 0.1 ए नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। एंड इफ वी सॉल्व टी 10% अपॉन टी 90%, so it comes out to be 25, राइट। तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमेशा यही रहती है। देन रेट एंड रेट कांस्टेंट हैव द सेम यूनिट, दिस इज इनकरेक्ट, ये जीरो ऑर्डर के लिए ट्रू होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रू होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रू नहीं होता। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लैटिनम जो है वो H2 गैस के साथ दे रखा है, ठीक है, और H प्लस एक्वस भी दे रखा है, N3 प्लस एक्वस, M प्लस एक्वस दे रखा है प्लैटिनम सॉलिड के साथ। तो इस पर्टिकुलर सेल का जो ई सेल वैल्यू है वो दे रखा है। M प्लस एक्वस N3 प्लस एक्वस का जो रेशो है वो 10 की पावर ए दे रखा है, हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है। और जो सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल N3 प्लस टू M प्लस, वो भी गिवन है, राइट। एंड इसकी वैल्यू 0.059 वोल्ट्स भी गिवन है, राइट। तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट ऑब्वियसली एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। तो ये एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, तो H2 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा 2H प्लस में एंड रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज एनोड। कैथोड पे जो है वो M3 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके M प्लस बना देगा, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, H2 प्लस M3 प्लस गिव्स 2H प्लस प्लस M प्लस, ठीक है। इस रिएक्शन का अगर हम N वैल्यू देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो 2 नजर आ रहा है। उसके अलावा Q अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2 का पार्शियल प्रेशर टाइम्स M3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर दे रखी है, ठीक है। H2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 बार दे रखा है। M प्लस अपॉन M3 प्लस 10 की पावर ए दे रखा है, राइट। तो इफेक्टिवली ये जो पूरा रेशो है ये किस में चेंज हो गया, ये 10 की पावर ए में चेंज हो गया, ठीक है। ई नॉट सेल जो है वो क्या होगा, दैट विल बी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड हमें दे रखा है 0.2 वोल्ट, और जो एनोड है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0 कंसिडर किया जाता है। तो ये 0.2 वोल्ट हो गए, राइट। तो अगर नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ टाइम्स लॉग क्यू, राइट। तो हमारे पास सारी वैल्यूज अब आ चुकी है। ई सेल भी हमें गिवन है, ठीक है। ई सेल जो है यहाँ पे साइड पे एक बार लिख लेते हैं। ई सेल इज गिवन एज 0.1115 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें सारी वैल्यूज गिवन है, इनको पुट करेंगे
तो ई सेल इज 0.1115, this is equal to 0.2 minus 0.059 by 2 times log 10 to the power a, so this becomes a only, right? तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, और यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो we will get the value of a as 3, राइट? a की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज 3। ठीक, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। तो यहाँ पे लिक्विड इन द लिक्विड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस दे रखा है, लिक्विड मॉलिक्यूल इन द बल्क दे रखा है। तो सरफेस टेंशन के ऊपर बेसिकली कमेंट करना है, इट इज द आउटकम ऑफ इक्वल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। दिस इज टोटली इनकरेक्ट। सरफेस टेंशन इक्वल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस का आउटकम बिल्कुल भी नहीं है, so A statement is totally incorrect. Surface tension is due to uneven forces acting on the molecules present on the surface. This is correct. Then molecule in the bulk can never come to the liquid surface. This is again incorrect. Then molecules on the surface are responsible for vapor pressure if the system is a closed system. This is correct. तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसलिए 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, number of hydrogen atoms per molecule of a hydrocarbon A having 85.8% carbon is, okay, तो 85.8% कार्बन है, तो पर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं ये बताना है। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है उसका मोलर मास 84 ग्राम्स पर मोल है, तो एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो 84 एटॉमिक मास यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेट करूं, 85.8% ऑफ 84, राइट? तो ये कितना आ जाता है, ये रफली 72 के आसपास आ जाता है, राइट? तो 72 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 6। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में टोटल 84, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कितने होंगे, नाउ टोटल मास अगर 84 है और उसमें से 72 कार्बन का है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो जितना मास बचा है वो सारा हाइड्रोजन का ही है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी 12, राइट? सो 12 इज द करेक्ट आंसर। Next, number of pairs of solution having the value of the osmotic pressure, same value of the osmotic pressure from the following is, and हमें assume करना है 100% ionization। ओके, तो 0.5 मोलर C2H5OH, इसमें क्योंकि ये आयनिक नहीं है तो कोई वॉन्ट-ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट नहीं लगेगा, राइट? तो पाए जो है अगर उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर मान रहे हैं तो वो I टाइम्स CRT होता है। ठीक है, अब यहाँ पे R और T जो है वो तो सबके लिए सेम ही है, तो I इंटू सी जो है ये जिसके लिए सेम होगा उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम आता है। ठीक है, I इंटू सी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके लिए I 1 है, C 0.5 है, तो 0.5 इंटू 1 0.5 हो गया। KBr इज एन आयनिक टाइप ऑफ कंपाउंड, तो KBr में 2 आयंस बनेंगे, K प्लस और Br माइनस, तो इसके लिए I की वैल्यू 2 हो गई। 2 इंटू 0.25 इज अगेन 0.5, तो इनके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम रहेगा, तो ये इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 0.1 मोलर K4FeCN6 एंड 0.1 मोलर FeSO4NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, 0.1 मोलर K4FeCN6 में 2 आयंस बनेंगे। ठीक है, K प्लस
and FeCN6 4 माइनस, राइट। बट FeCN6 4 माइनस अगर बन रहा है तो K प्लस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है, 4 K प्लस, तो टोटल 5 आयंस हो गए। तो 0.1 इंटू 5 इज 0.5, राइट। इसके लिए 0.5 हो गया इफेक्टिवली I इंटू सी की वैल्यू। और इसके लिए देखें तो एक Fe2 प्लस बनेगा, 2 अमोनियम आयन बनेंगे और 2 सल्फेट आयन भी बनेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने, 5 आयंस हो गए। तो 0.1 इंटू 5 इज अगेन 0.5। तो इनका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहने वाला है, राइट। देन उसके बाद इसमें जैसे हमने अभी डिस्कस किया 5 आयंस बनेंगे, तो 5 इंटू 0.05 इज 0.25। और इसमें 2 आयंस है Na प्लस Cl माइनस, तो ये 0.25 इंटू 2.5। तो इनका जो I इंटू सी वैल्यू है वो डिफरेंट है। इसके लिए 0.25 है, राइट, एंड इसके लिए 0.5, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं होगा। देन 0.15 मोलर NaCl, तो 0.15 इंटू 2 0.3 हो गया इसके लिए। एंड देन इसके लिए BaCl2 Ba2 प्लस एंड 2Cl माइनस, तो 0.1 इंटू 3, तो अगेन 0.3 हो गया, तो ये भी हो जाएगा। देन उसके बाद लास्ट में 0.02 मोलर KCl MgCl2 डॉट 6H2O। तो यहाँ पे एक K प्लस, एक Mg2 प्लस और 3 Cl माइनस बनेंगे, तो टोटल 5 आयंस बन जाएंगे। तो 0.02 इंटू 5 इज 0.1, राइट। एंड यहाँ पे KCl है, तो 2 आयंस बनेंगे, 0.05 इंटू 2 इज 0.1 अगेन, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। तो टोटल 4 सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम रहने वाला, तो 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, number of compounds giving red coloration with steric ammonium nitrate and also positive iodoform test from the following is। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट वही देते हैं जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप होता है, राइट। एंड एल्कोहलिक ग्रुप जो है वो इसमें है, ठीक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, राइट। तो बाकी 4 तो वैसे भी, बाकी 3 जो है ये तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो गए, ठीक है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप ही नहीं है। देन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, तो सेकेंडरी मिथाइलेटेड अल्कोहल होना चाहिए, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो जैसे ये दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, क्योंकि ये सारे सेकेंडरी मिथाइलेटेड अल्कोहल है, राइट। तो टोटल 3 ही ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दोनों टेस्ट दे पाएंगे, सो 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, 28 लीटर ऑफ CO2 is produced on complete combustion of 16.8 liter gaseous mixture of ethene and methane at 25 degrees Celsius and 1 atm। तो heat evolved during the combustion process is how many kilojoules, ठीक है। किलो जूल्स में हीट इवॉल्व निकालनी है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन लिख लेते हैं यहीं पे, जैसे CH4 है, तो CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, राइट, तो CO2 गैस और लिक्विड वाटर जो है वो बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन जब हम बैलेंस करेंगे तो ये 3O2 हो गया। देन इसमें लेटस से अगर हम X लीटर ले लेते हैं मीथेन, तो उससे यहाँ पर जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी X लीटर जो है वो CO2 बन जाएगा, बिकॉज कंबशन कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे CH4 ही हमारा जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देन उसके बाद C2H4 जो है वो इथीन है, ठीक है। तो इथीन जो है जब रिएक्ट कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये बैलेंसिंग जो है वो ठीक कर लेते हैं, ये 2O2 हो जाएगा, ठीक है। तो C2H4 प्लस O2 gives CO2 gas प्लस 2H2O लिक्विड। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन है, तो 4 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन, तो 3O2 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो X लीटर जो है लेटस से अगर मीथेन है
और लेट अस से y लीटर जो है वो इथेन है, ठीक है। तो y लीटर से 2y लीटर जो है वो ऑक्सीजन बनेगा, राइट। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक चीज जो हमें नजर आ रही है कि 28 लीटर अगर आज CO2 बना है तो x+2y जो है वो 28 होगा, राइट। और 16.8 लीटर का गैसियस मिक्सचर है, तो इसका मतलब x और y का जो सम है, x+y, दैट इज 16.8 लीटर, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो y जो है वो कितना आ जाएगा, 11.2 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। और उसको सॉल्व करके फिर x भी आ जाएगा, एंड x विल कम आउट टू बी 5.6 लीटर्स, ठीक है। तो 5.6 लीटर्स ये आ रहा है, और y जो है वो 11.2 लीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो टोटल हीट इवॉल्व जो है वो कितनी होगी, वो ऑब्वियसली हम निकाल सकते हैं। हीट इवॉल्व, ठीक है। यहाँ पे कंबशन एंथैल्पी दे रखी है, 900 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है जब 1 मोल मीथेन बर्न होता है, और 1400 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है जब 1 मोल इथीन बर्न होता है, राइट। तो हम नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट कर लें दोनों के और उसको एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो वही हम करने वाले, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इनटू उसकी जो भी कंबशन एंथैल्पी है विच इज 900, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन इनटू कंबशन एंथैल्पी जो है वो 1400 गिवन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन जो है वो हम वॉल्यूम्स जो है वो हमें, क्योंकि ये वाली दे रखी है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पे, तो हमें मोल्स जो है अकॉर्डिंगली निकालने पड़ेंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। PV इज इक्वल टू nRT से, ठीक है। तो PV बाय RT से जो है हमें मोल्स मिल जाएंगे। तो 1 × 5.6 अपॉन 0.0821 इंटू 298, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, इंटू 900 प्लस 1 × 11.2, क्योंकि 1 ATM प्रेशर ही है, अपॉन 0.0821 इंटू 298 इंटू 1400, ठीक है। तो टोटल जो है ये रफली आंसर आ जाता है 847 के आसपास, 847 किलो जूल के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो 847 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 847 हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।